अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। बजट पेश हो चुका है, उस पर तबसरे तज्ज़िये भी आ चुके हैं, रद्द अमल भी दिया जा चुका है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे मुस्तरद कर दिया है, इस पर तनकीद की है। मईशतदानों के भी कुछ लोगों ने इसको तनकीद का निशाना बनाया, तो कुछ ने कहा कि बहरहाल मौजूदा हालात के तनाजुर में ये एक बेहतर बजट करार दिया जा सकता है अगर इस पर इम्प्लीमेंट हो सके, और अगर मज़ीद ज़िमनी बजट ना आए तो फिर शायद कुछ सूरत हाल स्टेबिलिटी की तरफ जाती नज़र आएगी। क्या वाकई ऐसा होगा या ये सिर्फ खाम ख्याली है? और इस बजट के बाद क्या ये हुकूमत जो कि एकदम से यूँ नज़र आ रहा था कि लड़खड़ा रही है, इसने अपने आप को एक इस्तेहकाम बख्श दिया है या नहीं? या फिर आने वाले दिनों में महंगाई का अगर कोई नया तूफ़ान आया तो फिर ये हुकूमत फिर से डगमगाने लगेगी? इसके हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या है। आज उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्होंने 2-3 अहम बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन करवाएं और अगर हमें हुकूमत ना भी मिली, हम हार भी गए, तो हम अपोजिशन में बैठेंगे और तगड़ी अपोजिशन करेंगे। साथ ही उन्होंने ये एडमिट किया कि 2018 में अगर उन्हें एक सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली थी तो उन्हें नहीं चाहिए था, ये पॉलिटिकली उनके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ कि उन्होंने एक ऐसी कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत बनाई कि जिसमें उन्हें लोगों का सहारा लेना पड़ा और फिर आखिरकार वो सहारे जब हटे तो फिर उसके बाद उनकी हुकूमत गिर गई। इसके साथ साथ उन्होंने 2-3 बातें और की हैं। उन्होंने कहा है कि खामोश होकर नहीं बैठा हूँ, दोबारा से लॉन्ग मार्च करने का उन्होंने इंदिया भी दिया है। कहा है कि पूरी तरह से तैयार हैं, अदालत की तरफ भी देख रहे हैं कि क्या वो फैसला सुनाती है, किस तरह से प्रोटेक्ट करती है लोगों को। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि न्यूट्रल्स को भी चाहिए कि वो देखें कि इस वक्त पाकिस्तानी मईशत किस तरफ जा रही है। उनका ये अपना ख्याल है कि ये हुकूमत इस बजट के बाद 2 माह भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि जिस किस्म का ये बजट है इसको कोई भी तस्लीम नहीं करेगा, ना ही IMF के लिए ये काबिल कबूल है और ना ही अवाम के लिए। क्या वाकई ऐसा है? और इमरान खान साहब की फिर अगली स्ट्रैटेजी इस बजट को लेकर के भी क्या होगी? क्या उनकी जो तहरीक है उसमें नया फ्यूल अब हुकूमत ने खुद प्रोवाइड कर दिया? इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहते हुए ये भी आपको बता दूं कि वाक़फ़ान हाल की बड़ी खबर भी आज हमारे पास होगी और इसके साथ साथ एक अहम गेस्ट भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे थोड़ी ही देर में आप हमारे साथ। पहले मैं इमरान साहब से कमेंट लूँगी। इमरान साहब, अब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है और मिफ्ता इस्माइल साहब ने बता दिया है कि चैलेंजेस अभी बड़े हैं, इंदिया दे दिया है कि मज़ीद महंगाई भी हो सकती है। तो आप समझ रहे हैं कि अपने आप को इस हुकूमत ने मुश्किल हालात से निकाल लिया है? क्या अब हम सोचें कि ये हुकूमत स्टेबिलिटी की तरफ रफ्ता रफ्ता गामजन हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, वैसे तो पाकिस्तानी सियासत के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप हालात और वाक़यात देखें जो मौजूदा हैं इस वक्त, तो ऐसे लगता है कि जैसे इत्तेहादी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाने में कामयाब हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब ये हुकूमत आई थी तो इसको 2 जो मेन चैलेंजेस थे वो दरपेश थे। नंबर 1 माशी चैलेंज और नंबर 2 सियासी चैलेंज। अगर माशी चैलेंज की बात करें तो आप ये देखें कि हुकूमत ने गुज़रते वक्त के साथ साथ मईशत के हवाले से बड़े सख्त फ़ैसले किए। वो फ़ैसले जो इमरान खान साहब भी नहीं कर पाए थे उन्होंने भी रोक लिए थे, क्योंकि उन पे उनकी हुकूमत में बड़ी तनकीद हो रही थी और वो मज़ीद उस बात से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो फैसले, और आखिर में हुकूमत की हालत भी पतली थी, इसीलिए वो नहीं किए। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने वो फैसले भी किए, बजट भी पेश कर दिया और इस बजट में IMF के कमोबेश जो थे मुतालबे वो भी पूरे कर दिए। उसके बाद जो मज़ीद मुतालबे हैं, आप देखें कि वो आज क्या कह रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब, वो उन्होंने आज ये भी दिया कि वो भी पूरे कर दिए जाएंगे, कोई मामला नहीं। और जिसके बाद IMF से पाकिस्तान को कर्ज़ की अदायगी हो जाएगी। अब मामला ये है कि अगर IMF की तरफ से पाकिस्तान को कर्ज़ मिल जाता है तो उससे क्या होगा? उससे वैसे खुशी की बात नहीं है, परेशानी की बात है कि आपके कर्ज़ में मज़ीद इजाफा होगा, लेकिन हुकूमत के लिए खुशी की बात है कि इन्हें आप समझ लें कि एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी कि फिर अरब ममालिक UAE और सऊदीया भी दे देगा। जनूबी कोरिया की तरफ से भी कहा जा रहा है कि $1 अरब मिल जाएगा और फिर चीन जो है उसने भी $2 अरब 30 करोड़ जो हैं उनका कर्जा जो है वो रीफाइनेंस, जब ये पैसे आ जाएंगे तो मईशत को एक सहारा जो है वो मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि दूसरी तरफ सियासी। इमरान खान साहब की आज जो गुफ्तगू उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों के साथ की, उस पर अगर आप गौर करें तो इमरान खान साहब भी अब थोड़ा सा ग्राउंड पे आ गए हैं।
उन्हें हक़ाइक़ का जो है ना इदराक हो गया है। आज उनकी गुफ्तगू में देखें वो गुस्सा, वो एंगर नहीं था। आज उन्होंने कहा कि अपनी गलती भी तस्लीम की, जो मैं समझता हूँ एक बड़ा काम है। आम तौर पे पाकिस्तानी सियासत में सियासतदान जो हैं अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। उन्होंने की कि हमें इस तरह से इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाना चाहिए थी, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा, पहली दफ़ा उन्होंने ये बात की कि अगर हम हार भी जाते हैं तो हम अपोजिशन में बैठेंगे और तगड़ी अपोजिशन। यानी उन्हें अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि सिर्फ ये वो हालात वो नहीं है कि जी जिसमें वो ये समझें कि नहीं वो अभी वज़ीर आज़म के मनसब पे ही विराजमान है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गए हैं। तो ये पाकिस्तानी सियासत में ये अच्छी बात है, तमाम सियासतदानों का। मैं इस पे अभी डिटेल में भी बात करती हूँ, जो खान साहब की स्ट्रेटजी आगे चल के नजर आएगी कि क्या वो इतने ही बैलेंस्ड रहेंगे या दोबारा से एग्रेसिव होंगे जो उनका खासा है। लेकिन पहले हिलाली साहब का कमेंट। हिलाली साहब, आप भी ये समझ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत अपना कदम जमा रही है? आपने भी कल इस बजट की कुछ अच्छी चीज़ें भी मेंशन की थी, तो हम इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि अब हुकूमत जो है वो फोकस्ड है और अगले कुछ महीनों में जब उनको पैसे वैसे भी मिल जाएंगे तो सूरत हाल उनके लिए और भी बेहतर हो जाएगी। मैं मानना चाहता हूं कि कल जो मैंने कहा था गलत कहा था। मैं इसलिए वो मानता हूं कि गलत था, और मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास बजट है। मैं इसलिए कहता हूं कि गलत था कि मुझे नहीं पता था कि एक बजट जिसमें ऑपोजिशन होता ही नहीं है, और जब एक प्राइम मिनिस्टर चीफ फाइनेंस मिनिस्टर उठता है बोलने के लिए, कोई शोर नहीं होता है, कोई शेम नहीं होता है, कोई कैट कॉलिंग नहीं होती है। उसका मतलब है कि अवाम का जो नुक्ता है इस गवर्नमेंट के बजट में वो नहीं आया। जब वो नहीं आया, बड़ा अनयूजुअल था, तो मैंने सोचा इसलिए कि ज़्यादा बकबक नहीं हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, तो लगता है कि नॉर्मल बजट था। माने कि लगता है कि ये एग्रीमेंट ज़्यादातर है, मगर वो ये गलत बात थी। ये बिल्कुल गलत थी ना। आई वांट टू टेल यू, ये एक टोटली IMF डिक्टेटेड बजट है, एक मिनट के लिए ना भूलें। और इसमें 2-3 चीज़ें जो अच्छे थे, मिसाल के तौर पे 1 लाख के ऊपर वो टैक्स नहीं दे रहे, वो भी IMF अभी तक एग्री नहीं किया है। वो स्लैब्स ऑफ इनकम शायद उस पर एग्रीमेंट ना हो। और ये आप समझते हैं कि इमरान खान पता नहीं इस वक्त थोड़ा सा ढीला हो गया है, मगर मैं एक चीज़ आपको बात बताऊं, अगर वो समझता है उसको निकाले गया इसलिए कि वो इलेक्ट होके वापस आएगा, मैं आपको बताता हूं अगर एक ही वोट है ऑपोजिशन के पास फिर भी वो नेक्स्ट इलेक्शन जीतेंगे। ये नहीं है, डोंट वरी, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उनको निकाला इसलिए कि वापस आए। आपको अब पता चल गया है कि कौन सी कोएलिशन है जो उनके खिलाफ है, जो कभी नहीं आने देगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, आप कभी यकीन कर सकती थी कि एक रोटी कपड़ा मकान क्या है वो? याद है आपको भुट्टो? याद है PPP? ये PPP गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि रोटी कपड़ा और मकान आवाम के लिए और भी महंगा हो जाए, ना मिले। आप समझते हैं रोटी क्या है? रोटी 20-25 रुपया हो गया एक नान आज कराची में। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड 5 से 10% आप उस पर टैक्स कर दिया है। डीजल पेट्रोल को आपको पता तो है 300 रुपये तक जाएगा डीजल और पेट्रोल। और आप समझते हैं कि गरीब के पास इतने पैसे होंगे उसके लिए? 25 रुपया बढ़ गया है 1 लोफ ऑफ स्लाइस्ड ब्रेड। किधर से आएगा गरीब के पास पैसे? कपड़ा, टेक्सटाइल, गैस ही नहीं है, और आपने ऑर्डर भी नहीं किया, और आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। तो ये 40,000 फैक्ट्रीज जो हैं, क्या होगा उनको? कैसे चलेंगे? फूक से चलेंगे? कपड़ा नहीं होगा उनके पास। मकान देखें, सीमेंट प्राइसेस ऊपर हो गए 20-30%, हाउसिंग कॉस्ट 40% ऊपर हो गए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बैठ गया है, नौकरी जा रहे हैं लोगों का। क्या कह रहे हैं आप यार? खुदा के लिए आपको पता है व्हाट इज द रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 24%। कौन कहता है 24%? 11% कहती है गवर्नमेंट, 24% कहता है तरीन, और जॉन हॉपकिंस कहती है 38%। इंटरेस्ट रेट 20 से 25। आप मुझे बताएं समीना, अगर 20 से 25% इंटरेस्ट रेट होगा, कोई आके इन्वेस्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए? स्टॉक एक्सचेंज 6000 नीचे, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया बारिंग श्रीलंका। श्रीलंका के अलावा और कोई नहीं था।
और फॉरेन एक्सचेंज 9 बिलियन, झूठ, नहीं है आपके पास 9 बिलियन, आपके पास सिफर है, माइनस है। क्यों? ये जो हैं ये सऊदी पैसे हैं, चीनी पैसे हैं, यूएई पैसे हैं, आपके पास जीरो है। और ये डिक्टेटेड बजट, इंपोर्टेड को डिक्टेटेड बजट दिया गया है, और माफ करिए ये बिल्कुल नहीं चलेगा। लोग आएंगे सड़कों पे। हाँ, आप अपने लोगों को मारना चाहते हैं, गो अहेड, मगर ये मैं आपको बता दूं, IMF सेटअप हुआ है, ठीक है, कि आप कंट्रोल करें मुल्कों को जिधर आप कंट्रोल चाहिए। तो यानी मुल्क को तो हमने दिवालिया होने से बचा लिया, लेकिन अवाम का दिवालिया जरूर निकल गया है। हिलाली साहब मुझे मौका दें हमारे साथ इस वक्त। एक मिनट सिर्फ, हिलाली साहब ने ना बड़े जोर शोर से एक चार्जशीट पढ़ दी है सारे, और ऐसी इतनी बातें बयान कर दी है ना कि मुझे लग रहा था जैसे कोई मरसिया पढ़ा जा रहा हो। गुजारिश ये है सिर्फ कि क्या ये सारी सूरत हाल इन 2 महीनों में हुई है? क्या इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार ये सिर्फ 2 महीने में पहले बनने वाले हुक्मरान? ये थोड़ा एक लंबी डिबेट भी है, तो मैं जरा शामिल भी कर लूं हमारे साथ। हिलाली साहब भी ज़ाहिर कमेंट करना चाहेंगे, आपने बड़ा चुभता हुआ सवाल उनको दाग दिया है। हमारे साथ मारूफ सीनियर सहाफ़ी दानिश्वर मौजूद हैं, और या मकबूल जान साहब आप सबके फेवरेट भी हैं, और हम भी जब उन्हें प्रोग्राम में लेते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि बहुत वाइज और बड़ा नॉलेजेबल उनका तज्जिया शामिल होता है। बहुत शुक्रिया आपका। और या मकबूल जान साहब, आपने आज फिर हमें वक्त दिया। और ये मकबूल जान साहब, आपने बड़ी हीटेड डिस्कशन सुन ली है हमारे एंग्री यंग मैन ज़फ़र हिलाली साहब की भी, और इमरान साहब ने भी उस पर कुछ क्वेश्चन रेज़ किए हैं, लेकिन मैं आपसे आपका कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी कि आप समझते हैं कि ये बजट जिन हालात में दिया गया है ये एक स्टेबल बजट है, और इसने आगे चल के हुकूमत को स्टेबल करना है, या फिर इससे और महंगाई चूँकि ज़्यादा होगी तो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम भी होगा? देखिए, मैंने 9 मई को एक ट्वीट किया था कि शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट, जो रजीम चेंज हुई है, ये पाकिस्तान को एक ऐसे इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ ले जाना चाहती है कि जहां पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। मैंने 1 महीना पहले कहा था, और 2 महीने काफ़ी होते हैं किसी भी ऐसी हुकूमत को डिफॉल्ट करने के लिए और उसको तबाह बर्बाद करने के लिए। 2 महीने ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के महीने थे, जिसके अंदर एक्शन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स आती होती हैं, और उसके बाद मेरा ख्याल अगर आप जो मुझे ठीक करवा दें तो बेहतर होगा, वरना बिल्कुल ओके। देखिए जी प्रोड्यूसर साहब, इसको थोड़ा सा मैनेज करें, फिक्स करें आवाज़। ऑडियो साहब को इको जा रही है और हिलाली साहब की भी आवाज़ हमें आ रही है, शायद उनको भी आवाज़ का कोई प्रॉब्लम है, तो आई होप कि ये थोड़ी सी चीज़ें फिक्स हो जाए। जब तक हम इमरान साहब को थोड़ा मौका और दे देते हैं ताकि वो अपनी बात कंप्लीट कर लें। इमरान साहब, ऑडियो साहब ने जो इब्तदाइया दिया उससे तो लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि इन 2 महीनों, क्योंकि जो देखिए इकोनॉमिक सर्वे हुकूमत ने खुद प्रेजेंट किया उसमें तो बड़े अच्छे फिगर्स आ रहे हैं, 6% के करीब ग्रोथ है, जो आपका हर सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपकी एक्सपोर्ट्स इतनी अच्छी हैं। आपकी बात सुन के और हिलाली साहब की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि 2 महीने पहले तक दूध और शहद की नहरें बह रही थी, किसी गरीब को कोई मसला नहीं था, तमाम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता था, तमाम लोगों के जो है ना तालीम बच्चों के लिए मुफ्त थी, कहीं किसी को ना कोई फीस देना पड़ती थी ना तो उसको सुन लेना। और आज एकदम से ये हो गया कि सब कुछ ड्रम से नीचे आ गया और हम जो है ना दिवालिया होने जा रहे हैं, और ये सारा जिम्मेदार जो है ना शहबाज शरीफ है, जिसने 2 महीने पहले आके हुकूमत पर। देखें, इनका ज़रूर हिस्सा होगा, मैं ये नहीं कहता कि ये बरीजुमा है, या अगर इतनी हालात थे तो ये अपने शौक से आए हैं, खुद आके इन्होंने वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला है, मेरे आपके कहने पे नहीं संभाला। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि हमारे यहाँ हमारी जो कौम की बसीयत, कौम एक याददाश्त है, उसका स्पैन बहुत कम है। हम बड़ी जल्दी बातें भूल जाते हैं और हर चीज़ की है ना जो अपनी खुद जो इख्तरा पैदा करते हैं उसी के पीछे लग जाते हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये गुज़श्ता 74-75 साल में जितने भी हुकूमतें बनी हैं वो सब इसमें हिस्सेदार हैं, सब ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला है, और उन सब हुकूमतों ने जो करतूत किए हैं उनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं कि गरीब आदमी को ना तालीम की सहूलत है, ना उसको इलाज की सहूलत है, ना उसको रोटी मिलती है, ना कपड़ा मिलता है और ना मकान मिलता। चलिए अब हम यूँ करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपकी बात से ये सवाल ज़रूर मेरे जहन में आ रहा है कि ठीक है, इसमें सबका हिस्सा रहा है, इसमें बहुत सारे दौर आए हैं, फ़ौजी हुकूमतें भी हैं, सिविल हुकूमतें भी हैं, और सब पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI सब की हुकूमत होके निकल गई है सारे सालों में।
तो क्या अगर ये सब बरी जिम्मा नहीं भी हैं, सब जिम्मेदार भी हैं, तो क्या ये जो क्लेम किया जा रहा है कि जनाब पिछली गवर्नमेंट में कम से कम डायरेक्शन ज़रूर सीधी हो गई थी, तो क्या वाकई ऐसा था? और फिर आने वाले दिनों में पॉलिटिकल इसका एस्पेक्ट क्या होगा और हमारी सियासी सूरत हाल किस मंजरनामे को पेश करेगी, इस पर बात करते हैं डिटेल में एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक जी। वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे औरिया मकबूल जान साहब की तरफ। औरिया साहब, आप अपना आर्ग्यूमेंट भी कंप्लीट कर लीजिएगा जो आप इस बजट के हवाले से बात कर रहे थे, साथ में ये भी शामिल कर लीजिए कि क्या आप डिफ़ॉल्ट का ख़तरा पाकिस्तान का टल गया है या फिर कुछ अरसे बाद हम यही रो रहे होंगे बैठ के कि जी फिर पाकिस्तान के हालात नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं? देखिए, डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि डिफ़ॉल्ट आपके सर पे खड़ा है, टल नहीं गया। बहुत आसानी से आप उसको असेस कर सकते हैं। ये जो बजट आपके पास आया है, ये मैंने ज़िंदगी में पहला बजट देखा है कि जिस बजट के अंदर आपको ये भी नहीं पता चलता कि हमने क्या क्या करना है और कैसे हमने रेवेन्यू, एक टारगेट दिया गया है 9,000 कुछ डॉलर उसका अरब का, और उसके अंदर आप देखें 4,700 तो हम कागज़ के नोट छापेंगे और वो कागज़ के नोट जो हैं जो कुछ करेंगे। बजट तो IMF की तो छोड़ें इस बात को, IMF आपको ये नहीं कहता कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। मैं फाइनेंस में रहा हूं ना, IMF कहता है कि जनाब आप सब्सिडी खत्म, IMF कहता है अपना टैक्स पूरा करो, बेशक लोगों को मुफ्त पेट्रोल बांटो। हम प्रपोजलें लेके जाते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है कि आप टैक्स, आप पेट्रोल के ऊपर लेवी लगा दें, आप गरीब आदमी से जितना टैक्स वसूल कर सकें। मतलब इमरान याकूब साहब हैं, ये बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनका एक बहुत बड़ा 50 एकड़ का फार्म है, ये उसके ऊपर टमाटर लगाते हैं। मैं एक फैक्ट्री वाला हूं, मैं एक उसकी कैचअप बनाता हूं, ना मेरे ऊपर टैक्स है ना इमरान याकूब के पास टैक्स है, लेकिन आप बाजार में जाती हैं कैचअप खरीदने, आप पर टैक्स देती हैं। तो ये है बेसिकली उल्टी गंगा जो कि यहां बही जा रही है और बहती चली जा रही है। पाकिस्तान का ये जो बजट है ना, ये तो इट्स गोइंग टू फॉल। ये तो कंप्लीट नामुमकिनात में से हो सके कि जिस तरह का टैक्स ये बजट बना है। देखिए, मैं इस वक्त आपके सामने स्टीव हैंके जो है, जिस वक्त सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट समझा जाता है, जॉन हॉपकिंस ने भी रहा है, बाकी जगह भी अपना राली साहब जानते होंगे, उसने आज कहा है कि टुडे आई एक्यूरेटली मेजर इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान एट 40.59%, नियरली 3x ऑफ द बोगस ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट ऑफ 13.70। वो कहता है इतना झूठ बोलते हो कि आप कहते हो कि 13.76% इन्फ्लेशन है, तुम्हारी 40.50। आप मुझे बताइए कि 50% इन्फ्लेशन, जैसे ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की इन्फ्लेशन हो गई है। तो आपको नजर आ रहा है ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आपको अंदाजा हो रहा है। आप मुझे इमरान याकूब साहब ने बड़ी मजेदार बात की, ये सिर्फ 2 महीने बहुत होते हैं। आप जरा सा, ये 2 महीने बड़े क्रूशियल महीने थे। आप एक पेस पे चीजें चल रही थी, सारा कुछ हो रहा था। इस पाकिस्तान को सबने लूटा है, ये अलग बात है, लेकिन इतना मुझे पता है कि अब आगे पता चलता है कि ये 2 साल जो कि इमरान खान ने कोविड में गुजारे हैं, कोई और सूरत हाल होती तो शायद पाकिस्तान, जब बड़े बड़े मुल्क उड़ गए, अमेरिका उड़ गया, बरतानिया उड़ गया, फ्रांस उड़ गया। बरतानिया इस वक्त देखें सबसे बड़ा क्राइसिस यही है कि वो कोविड के बाद उसको स्टेबलाइज नहीं कर सके अपनी इकोनॉमी को, वो पेज नहीं दे पा रहे। वो लोगों की 10% पेज पड़ी है और इन्फ्लेशन उनकी जो है वो 100% के ऊपर रेट्स ने कीमतों के ज्यादा हो गए। तो एक तो बात यह है कि एक पेज पे चल रहा था मुल्क, आपने उसको बीच में गाड़ी को उतारा, अब ना आपसे पड़ा जाए। मेरी पहले दिन साहब, आप इस बात से एग्री करेंगे कि फिर डायरेक्शन ठीक थी या फिर पेस थी, लेकिन डायरेक्शन का भी तब भी पता नहीं था, क्योंकि हम तो उस वक्त भी देखे वक्त के साथ साथ डायरेक्शन पर। देखिए, इमरान खान साहब से मैंने ईद के अगले दिन मुलाकात की थी और 2 फिक्र उन्होंने कहे थे। पहला फिक्र उन्होंने ये कहा था कि मैंने 3-3.5 साल के दौरान और सब बहुत कुछ सीखा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ने कहा था कि मुझे इन लोगों के कहने के ऊपर हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थे, मुझे अपोजिशन में बैठना चाहिए था। वही बात जो इमरान याकूब साहब कहते हैं आज उन्होंने कहा। ये उन्होंने ईद के अगले दिन मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे कहा था, मैंने कहा आपको अगर आप उस वक्त हम लोगों से मुस्किनों से पूछ लेते, हम भी कहते अपोजिशन में बैठो, आप अपोजिशन में होते हुकूमत के नाक में दम कर देते, क्योंकि आप तो मेजर सिंगर पार्टी थे,
आप तो कमाल करते थे इस सारे, और केपी के आपके पास होता, वहां आप अपनी फिर एक 5 साल की और परफॉर्मेंस दिखाते। तो गलतियां उनसे भी हुई हैं, उनसे भी मसला बना है एक आम आदमी के तौर पे, एक नए आदमी के तौर पे। लेकिन 70 साल की आप देखें, 70 साल का जो कुछ हमने खिलवाड़ किया है, और सबसे ज्यादा 88 में आप हैरान होंगे कि इस मुल्क के ऊपर $2.7 बिलियन का कर्जा था, सिर्फ आप इसे 137 को छोटी बात है, छोटी बात है। 88 से लेके अब तक आपने अब जो भी है कुछ करे, हम मुशर्रफ के खिलाफ रहे हैं, लिखा है मुशर्रफ के दौर के अंदर आपने IMF को कान से पकड़ के निकाल दिया था। शौकत अजीज ने क्यों निकाला था? उसकी बुनियादी वजह थी कि उन्होंने एक डिसिप्लिन की बुनियाद पर चले थे। यहां तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही कोई नहीं। यहां तो मसला यह है कि आप कहते हैं 8 बजे दुकानें बंद करो, आपका वोटर कहता है मियां साहब बंद नहीं हो रही है दुकाना, अब हवा खत्म, आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। कहां दुनिया के अंदर होता है कि 8 दुकानें जो है वो रात को 12 बजे 1 बजे तक खुली जाए? दुनिया के कारोबार नहीं चलते। यहां हालत यह है कि आपने अभी जो फिक्स किया है उनको, अब जेदी पान वाला जो है वो रात को 5 करोड़ रुपया कमा के लेके जाए या 5 लाख रुपया कमा के लेके जाए, वो 10,000 रुपये टैक्स देगा। या फलाना जो है अपना सोडा वाटर वाला, वो भी यही टैक्स देगा। आपको भी पता उसकी इनकम क्या है, आप उसको नहीं कर सकते। आप टैक्स करना नहीं चाहते, इसलिए मेरे और आपके ऊपर टैक्स होगा और तबाह बर्बाद होगा। वो फिर हम यही सूरत हाल देखें, आसान तरीके से वो पैसे निकलवा लेंगे। ये तो हम थोड़ी सी डिस्कशन को आगे भी लेके चलते हैं, औरिया साहब और मैं जफर हिलाली साहब को, इमरान साहब को भी इसमें शामिल करती हूँ, और मैं थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे भी जरूर बात करना चाहूंगी। हिलाली साहब, ये तो बात सेकंड कर रहे हैं औरिया साहब आपकी कि ये बजट जो है ये बिल्कुल फॉल डाउन कर जाएगा, ये रियलिस्टिक बजट नहीं है, वो ये कह रहे हैं। और आपने आज इमरान खान साहब की भी बात सुनी है ये आप, लेकिन अभी एक बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जिन्होंने निकाला है वो उन्हें दोबारा वापस नहीं आने देंगे। तो फिर क्या ये जो सारी सिचुएशन है ये इमरान खान साहब को हेल्प आउट करेगी, नहीं करेगी कि वो तहरीक उनकी दोबारा से फिर उसी तरह एग्रेसिव होकर वो सामने आए? मैं नहीं समझता कि इमरान खान को वापस आ सकता है, इसलिए कि उसके ख़िलाफ़ अब इतने बड़े और माने हुए लोग हैं जो तगड़े हैं कि वो नहीं आ सकता अभी। एब्सोल्युटली नॉट, मेरी बात माने। हाँ, एक शर्त है, अगर इंडिविजुअल्स चेंज, पर्सनैलिटीज़ चेंज। अमेरिका को सिर्फ देख लें, आपको पता नहीं है कितना गुस्सा है अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ। लोग मानते नहीं है, अफसोस से कहना है। आपने देखा कि ब्लिंकन ने जिस तरीके से रावल भुट्टो 33 साल का को ये दिया है, इम्पोर्टेंस दिया है, समन्ड हिम इनटू द स्टेट डिपार्टमेंट ब्रीफिंग रूम, किस इज्जत से उसे मिला और क्या किधर चढ़ा रहा था। क्या आप समझते हैं ये पाकिस्तान के आम गुड फॉरेन मिनिस्टर को ये ऐसा नहीं करता? आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन इट। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिकन कभी नहीं भूलेंगे इमरान खान को, कभी नहीं आने देंगे इफ दे कैन हेल्प इट। हाँ, अगर हम ये शादी जो उनके साथ है, जिसका तलाक बहुत दिन पहले होना था, अगर हम इसको ख़त्म कर सकें, और मैं नहीं कहता हूँ दुश्मनी के साथ, मगर इन अ फ्रेंडली डिवोर्स या एक्सेप्टेबल डिवोर्स, तो फिर कुछ हो सकता है। नहीं तो अमेरिका इसको क्यों आने देगा भाई, कि रूस के दोस्त को आने देगा, कि जो चीन की तारीफ करता है और वो कहता है चीन और पाकिस्तान एक साथ होने चाहिए, उनको आने देगा? हिंदुस्तान का दुश्मन को आने देगा जब वो देख रहा है कि पाकिस्तान शायद इजराइल को भी रिकग्नाइज कर दे, और पाकिस्तान और उनके प्राइम मिनिस्टर इस वक्त एक मुल्क जो मुसलमानों को कत्ल करती है, मार रही है, और हमारे रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम को किस किस्म की ट्रीटमेंट है, उनके साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं, उनके साथ आप दोस्ती करना चाहते हैं? फॉर गॉड सेक, कभी नहीं आना चाहिए, नहीं आने देंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इस पे मैं जी शायद कंप्लीट कर लें। नहीं, ठीक है, आप करें। ओके, इस पे मैं औरिया साहब का भी ज़रूर ओपिनियन लूँगी, लेकिन इमरान साहब, हमने तो हमेशा देखा है, हम पहले की बात ज़रूर सुनते थे कि जी जो करवाता है अमेरिका करवा रहा है। पाकिस्तान का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, जो हम विकी लीक्स भी देखी हमने, बड़ी बुक्स भी पढ़ी हैं। लेकिन क्या ये असर रसूख अब भी इस हद तक है यहाँ पर कि अगर इमरान खान की मकबूलियत चाहे अवाम में जितनी भी हो, लेकिन अमेरिका चूँकि नहीं चाहेगा तो उनको नहीं आने देगा? देखिए, बात यह है कि अमेरिका के असर रसूख से तो आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये बात भी नहीं है कि जी अमेरिका जो है
उसको आप इस तरह से देखें कि अमेरिका बहादुर की मर्ज़ी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अमेरिका बहादुर की मर्ज़ी के बगैर, देखें तालिबान ने अमेरिका बहादुर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम नहीं किया, आपके साथ हमसाये में करके दिखाया और जीत के दिखाया और अमेरिका को हराया, एक से ज़ायद बार हराया। असल तो आपकी जज्बे और नीयत, जज्बे और नीयत की बात है, बात सिर्फ इतनी है। देखें ब्लिंकन ने अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़ा वार्म वेलकम किया तो हमें तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि चले कम से कम हमारे किसी वजीर खारजा को उन्होंने इज्जत दी है। ये तो नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को अगर एक फ़ोन ही नहीं आया तो वो उसका इतना गुस्सा मना लें कि अपने ताल्लुकात ही ख़राब कर दें। दूसरी बात ये कि जो चीन के साथ दोस्ती की बात है, शहबाज शरीफ की तो बतौर वज़ीर आला पंजाब चीन के साथ इमरान खान साहब से कई गुना ज़्यादा दोस्ती रही है। और सी पैक पे पिछले दौर में तो काम रुक गया था, चीन की बहुत सी रिजर्वेशंस थी, शहबाज शरीफ के साथ तो उनकी कोई रिजर्वेशन नहीं थी। मामला ये है कि सियासी तौर पे आप देखिए, हमें ये भी समझना होगा कि हमारे यहाँ जब हुकूमत में लोग आते हैं वो कोई किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, वो मुस्लिम लीग नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो या तरीके इंसाफ से, वो अपने हर कदम को जायज़ करार देते हैं और उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले भी ये समझते हैं कि उनकी अंधी तकलीद करना है और जो उनके बात ना माने उसको वो फौरन खारिजुल इस्लाम करार देते हैं। नहीं, हम लोग खैर उस पर शिद्दत पसंदी पे नहीं जा रहे, तो अपने अपने व्यूज दे रहे हैं। लेकिन औरिया साहब, ये जो अमेरिका फैक्टर है सर, इसको कितना का आप वेटेज देंगे आने वाले पाकिस्तान के सियासी हालात में? देखिए, किसी हद तक तो मैं इमरान याकूब साहब की बात से एग्री करता हूं कि अमेरिका का फैक्टर है। अमेरिका का फैक्टर को आसमान से नहीं उतरता, अमेरिका का फैक्टर आता है एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू। और एस्टेब्लिशमेंट को अब खुल के कहना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट कौन है, सबको पता है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को पहली दफा एक ज़हीन किस्म के क्राउड से पाला पड़ा है। अब तो हालत यह है कि एस्टेब्लिशमेंट एक 9 अप्रैल को शाहीन मिसाइल का करती है मैसेज, और उसके बाद 45,000 जो रिस्पॉन्सेज मिलती हैं, लोगों को पता होता है कि किसको क्या कहना है। उनको आप ये नहीं बता सकते कि एस्टेब्लिशमेंट को एक एब्सर्ड किस्म की चीज है, उनको पता है एस्टेब्लिशमेंट क्या है, कहां रहती है, किस तरह की वर्दी पहनती है, रैंक क्या रखती है, सबको पता है। तो एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर नहीं समझते क्राउड का अब वो अब नाम नहीं लेना पड़ता। अब तो दूसरी अहम तरीन चीज यह है कि एस्टेब्लिश हमने उम्र गुजारी है, 5 इलेक्शन मैंने खुद करवाए हैं। इलेक्शन डे के ऊपर धांधली करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल। मैं कम से कम एक कल पर बैठा हुआ था तो 4 चीफ सेक्रेटरी और 6 फेडरल सेक्रेटरी बैठे हुए थे, होता इम्पॉसिबल के उस पर किया जाए। अच्छा, पहले मैन्यूवरिंग होती है, उसमें भी ये होता है कि मार्जिन जितना कम होता है उसके हिसाब से धांधली की जा सकती है। मतलब अगर 15-20 हज़ार का मार्जिन हो तो आप 15-20 हज़ार का बटा कहते हैं वो डालना होता है। वो इलेक्शन में तो धांधली का सोचे ना, अगर एक मूवमेंट पॉज किस्म की चल पड़ी तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि किसी तौर पे किसी को करना। बस में होता तो शेख मुजीबुर रहमान जो उसको हरा दिया गया होता, भुट्टो को यहां से जीतने ना दिया गया होता। दूसरी बात आपको बताऊं, मुशर्रफ के जमाने में इलेक्शन हुए थे, मुशर्रफ वॉज ऑल पावरफुल, नून लीग यहां से गायब हो चुकी हुई थी, पीपल पार्टी का सफाया हो चुका हुआ था, उसके बावजूद भी 12 वोट जो थे वो पैट्रियट से तोड़ के लाने पड़े थे और एक आजम तारक का वोट मिला था, तब जाकर जफरुल्लाह जमाली की हुकूमत बनी थी। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक बात बताऊं आपको, 3 दफा बेसिस तौर पर लोग उठे हैं, सिर्फ 3 दफा। पहली दफा उठे, हिलारी साहब को याद होगा बहुत अच्छी तरीके से कि दुनिया बहुत बड़ी अपोजिशन थी, क्या लोग थे के साथ जो निकले थे, उसमें ख्वाजा नाज़मुद्दीन लेके मुमताज दौलताना था, मुफ्ती महमूद था, शेख मुजीबुर रहमान था, नवाब नसरुल्लाह था। एक भुट्टो जो था 16 अगस्त को जब उसने कहा कि ताशकंद के अंदर इसने मुल्क भेज दिया है, तो पिंडी में वो जब वो बैठा है तो लाहौर तक आते आते वो लीडर हो गया हुआ था और बिल्कुल ऐसी सूरत हाल थी कि लोग अपोजिशन को भूल गए थे। सेकेंड टाइम जो था वो 77 के अंदर लोग उठे थे कि 3 मार्च को इलेक्शन से, रात को उन्होंने कहा हम इलेक्शन का बायकॉट करते हैं, 7 या 8 मार्च को अगला इलेक्शन थे सूबाई असेंबली के। लोगों के वोट से, लोगों के कैंडिडेट से सब कुछ हुर्द का आलम तारी था, लोगों ने बायकॉट किया, इवन के पार्टी के लोगों ने बायकॉट किया। वो जो लोग खड़े थे उनके अपने पोलिंग एजेंट वहां ना पहुंच सके। और तीसरी दफा ये जिस दिन 10 अप्रैल को रात को लोग निकले हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूं, मैंने इमरान खान साहब से भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं
कि कोई शख्स, कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई आईजी अपने वजीर आजम को नहीं बताएगा, अपने वजीर आला को नहीं बताएगा कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि उसका मामला खत्म होता है। पाकिस्तान में कुल 4 से 5 लाख तक टोटल स्ट्रेंथ है, 4.5, 4.5, 4.5 कर लें, आगे बढ़ती छोड़ती रहती है, जिसमें पुलिस शामिल है, जिसमें रेंजर शामिल है, जिसमें मिलिशिया शामिल है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल है। ये सारे के सारे जो है, इनमें डिप्लॉयबल फोर्स जो है 1,60,000 है। ना आप थाने से बंदा विड्रॉ कर सकते हो, ना आप जेल से बंदा विड्रॉ कर सकते हो, ना आप हॉस्पिटल से, ना सेक्रेटेरिएट से, ना आप हाई कोर्ट से। ये बंदे अगर एक दफा 200 जगह पे जुलूस निकलने शुरू हो जाए तो आपको पता है ये 5 से 6 बंदे आते हैं फी जुलूस, और आपको FAR फर्स्ट आर्म रिजर्व भी रखनी होती है आप उससे पहले। तो आप अगर एक दफा खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल बिल्टअप हो गई तो उसके बाद किसी संभालने का अमेरिका का बाप नहीं संभाल सकता। लेकिन एक आखिरी बात बता दूं, अमेरिका की ख्वाहिश भी यही है कि पाकिस्तान शुड बी डिस्टेबलाइज्ड। पाकिस्तान को अमेरिका मजबूत करने नहीं आया, पेंटागन स्ट्रेटेजी तो पड़े उठा के, वो यूक्रेन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। पाकिस्तान वो कहता है डिस्टेबलाइज होगा तो चीन के साथ तल्लुकात बनाएगा, हम इसको डिस्टेबलाइज रखेंगे ताकि यहां से सीपैक ना घुस सके। ठीक, हिलाल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कर लीजिए जल्दी से, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, प्लीज सर। मैं 2 चीज़ें जल्दी कहना चाहता हूं कि ये बात जो है कि भुट्टो को इलेक्शन नहीं जीतता 2/3 मेजॉरिटी तक, अगर ये होता, दैट्स नॉट सो। शेर अली जो था वो यहिया खान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, और उस ज़माने में शेर अली और यहिया खान मिल के स्ट्रैटेजी बना रहे थे जिसमें भुट्टो भी शरीक था। मैं आपको बताता हूं, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भुट्टो इतने सीट्स वेस्ट पाकिस्तान में ले जाएं। भुट्टो खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इतने सीट्स ले जाएं, मगर वो धांधली की। शेर अली ने तो यहिया को कहा हमारे लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुजीब उधर ले जाएगा और इधर बट जाएंगे लोग, वली खान ये और ये वो, तो कोई ज़रूरत नहीं है जाके करने के लिए। मगर जब नतीजा निकला, दे वर अस्टॉनिश्ड, नंबर 1। दूसरी बात, ये 20,000 वोट्स, हर कंस्टिट्यूएंसी में 20,000 जाली वोट्स हैं। ये 20,000 जाली वोट्स कहने पे इस्तेमाल होते हैं, और उस वक्त जब होते हैं जब उनको चाहिए रिजल्ट्स को चेंज करना, तो कम ऑन, हमें पता है कैसे होता है, हमने देखा है। ठीक है, क्या देखते हैं? मेरा ख्याल है औरिया साहब उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। और ये साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, मैं छोटा सा ब्रेक लेके वापस आती हूँ, फिर इस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्कशन को आगे भी बढ़ाएंगे, कुछ ये भी बात करेंगे। बड़ी बात हो कि केसेस के हवाले से चीज़ें आगे जाने के बजाय रिवर्स केयर लग रहे हैं, और लग रहा है कि इस हुकूमत के जो करता धरता है उनके जो केसेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। क्या वो मेरिट पर ख़त्म हो रहे हैं या किसी और तरीके से, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को मज़ीद ज़मानतें मिल गई हैं, और इसके साथ साथ केसेस पे जो अगर ये कहा जाए कि जो ट्रायल है उसकी रफ्तार भी बड़ी स्लो है। इसके साथ साथ डॉक्टर रिजवान, पहले हमने देखा कि वो दिल का दौरा पड़ने से जाबाक हो गए, और उसके बाद फिर मकसूद चपड़ासी भी चले गए, जिसके बाद से अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करिए कि कभी रिकॉर्ड को आग लग जाती है, कभी इनके जो केसेस में मरकज़ी लोग होते हैं वो पुरअसरार तरीके से मौत का शिकार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या वजह है और इन केसेस का क्या मुस्तकबिल, इसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। और ये मकबूल जान साहब, एक तो आप जो कुछ ऐड करना चाह रहे थे अगर हिलाल साहब की बात में, वो भी आप प्लीज़ कर लीजिएगा। और साथ में ये केसेस के ऊपर सब कहते थे ये ओपन शट केस हैं, और जनाब इस पे बड़े तगड़े एविडेंसेस भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस वक्त की जो थी उनके पास थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हम देख रहे हैं कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी आसान होती जा रही हैं इन लोगों के लिए। या आपको नेचुरल लग रहा है या अननेचुरल लग रहा है? देखें, पहली बात तो यह है कि एक तो इलेक्शन में धांधली कैसे हो जाती है वो तो आप पूरा प्रोग्राम करें तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ, मैं यहाँ बैठ के आपको बताऊंगा कि क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं और कैसे की जाती है। बात तो उनकी ठीक है, 20,000 वोट का मसला है। मैंने यही कहा है कि उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं 20,000 का वट्टा। मैंने बताया 5 दफ़ा मैं रिटर्निंग अफसर तकरीबन रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पर, तो 20,000 का वट्टा, लेकिन 20,000 से ज़्यादा का वट्टा नहीं डाला जा सकता, और यह बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो असल मसला यही है कि मैं 2-3 बताता हूँ कि 2 पोलिंग स्टेशन जो हैं जो वो सिलेक्ट किए जाते हैं
कि जिन पोलिंग स्टेट्स में आपके मुखालिफ को 100% वोट पड़ने हैं, वहां सुबह भी लड़ाई करा दी, दोपहर को भी करा दी, शाम को भी करा दी, लोग वहां इकट्ठे नहीं होने दिए। दो ऐसे होते हैं जहां आपके हक वाले को पढ़ने होते हैं, वहां पर बंदे भी, पोलिंग एजेंट भी इस तरह के रखे जाते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि कुछ बैलेट पेपर छापे जाते हैं, जैसे आपको याद होगा उर्दू बाजार में छपे थे, 2013 में छपे थे, बहुत मशहूर स्कैंडल हुआ था। तो काउंटर फाइल अलग जो है वो होते हैं, तो वो भी ऐसा किया जाता है कि अब पहले तो अपनी मर्जी का बंदा जो पोलिंग एजेंट रखा जाता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पे रोल पे होते हैं, मुख्तलिफ एजेंसियों के भी, ये भी उन्होंने जाके ले लिया इमरान खान से, जी मुझे इमरान खान साहब अपना पोलिंग एजेंट बना दें। अब इमरान खान तो को पता ही नहीं, हो तो वर्कर भी है, उसकी पार्टी का भी है, वो जाके बैठेगा, तो वहां पर वो फिर डाल दिए जाते हैं 15-20 हज़ार वोट, तो उससे ज्यादा या 20,000-25,000 बहुत लंबा काम है। किससे तो आपको बताऊंगा एक सूरत जो है, हम एक स्पेशल शो रख लेंगे इलेक्शन से पहले इसके ऊपर। ठीक है, चलिए। दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अगर मुश्किल ना होता ना तो कभी टेलीफोन ना करते लोगों को जाके कि फलां की सपोर्ट करो और फलां का साथ। तो अब उनके लिए दिन ब दिन मुश्किल, लोग तेज होते जा रहे हैं, अब मुश्किल हो गया हमारे लिए भी, सबके लिए। असल मसला यह है कि ये जो देखे कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की, कि एक वजीर आजम जो है अदालत में जाता है और वही अदालत उस वज़ीर आज़म के सामने उसके बेटे को इश्तहारी मफरूर डिक्लेयर करती है, और वो वज़ीर आज़म अपनी पुलिस के बावजूद, अपनी फोर्स के बावजूद, अपने सबको, अपने बेटे मफरूर को वापस नहीं ला सकता, तो बाकी मफरूर कहां से लाएगा वो? जहां तक डॉक्टर रिजवान का तल्लक है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत सबॉर्डिनेट, अच्छा सबॉर्डिनेट था। 2 दिन पहले मुझे मिला, बहुत परेशान था, मैंने से पूछा, मैंने कहा क्या मसला है? उसने कहा देखिए मुझे कोई मसला नहीं, मैंने एक केस कर दिया था, लेकिन असल मसला यह है कि माशरा इस किस्म का है कि अगर मुझे एक जाली केस में भी एंटी करप्शन वाले 2 दिन के लिए पकड़ के ले गए, तो अगले 50 साल तक मेरी बेटियों के रिश्ते में भी लोग रुकाएंगे कि फलां बंदा जो था वो किस किस्म का था, उसका वो तो एंटी करप्शन में गया था, वो तो करप्ट था। इस सरकारी अफसर के ऊपर ये बहुत बड़े प्रेशर होते हैं। फिर दूसरी एक और बात अर्ज करूं कि ये जो मकसूद चपरासी का, कभी उसके फैमिली को जाके देखें जरा। 4 साल से अपने बाप की शक्ल नहीं देखी और बाप की लाश देख रहे हैं वो लोग, और उसको वहां रखा हुआ है, वो बेचारा टी बॉय के तौर पे वो रहता था। फिर 2 दिन पहले वो मर जाता है, उसकी लाश को रखा जाता है, फिर एक उस अफसर उसका भाई वहां से जाता है। क्या कर रहे हो? एक जमाने में कभी हमें इटली और सिसली में आता था कि माफिया ने ये कर दिया, माफिया ने ये कर दिया, गवाह मरवा दिए, फलां मरवा दिया, ये कर दिया जज। अब मुझे याद है नबी शेर जुनेजो का वाकया जब हुआ था, जब जरदारी साहब पे केस बने थे तो उसको कत्ल कर दिया गया था। उसके सारे गवाह कैसे भागे थे इस मुल्क के अंदर। और फिर उसके बाद नबी शेर जुनेजो का दुआ पता है क्या था? 12 केस थे जरदारी साहब के पास, एक जज कत्ल किया उन्होंने, उसके बाद 10 केस फौरन विड्रॉ हो गए, मतलब गवाह ही नहीं आए। ये पाकिस्तान की तारीख है, कागज हैरान कुन खौफनाक तारीख है। बिल्कुल सही। और ये हम अक्सर ही देखते हैं ताकतवरों के सामने ऐसे ही मजलूम जो होते हैं अचानक ही वो क्यों हाथ खड़े कर देते हैं, नहीं वो केस लड़ पाते, उनके खिलाफ बहुत सारे प्रेशर्स। हिलाली साहब भी कुछ इस पे शायद ऐड करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब, ये इतना इजी है ये सब कुछ मैनेज कर लेना? देखिए मैं बताऊंगा आपको, ये जो आप कह रहे थे कि कैसे इन लोगों को रिहा किया जाता है, इस मुल्क में क्या चोर की कोई कमी है? नहीं। और चोरों की कोई इज्जत कम हो जाती है अगर वो चोर निकल आए? एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल चोर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये क्रिमिनल एक एंटरप्राइज है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुलेमान नवाज, शहबाज, आपने देखा ऑफिशियल विजिट टर्की में? सुलेमान नवाज क्या शाहबाज, सॉरी सुलेमान शाहबाज लंदन से आता है और उधर बैठा होता है। अरे यार क्यों आया है? ऑब्वियसली ऑफिशियल पार्ट ऑफ द डेलीगेशन नहीं है, तुम्हारे से मिलने आया। अच्छा चलो ठीक है, तुम उसको, हालांकि भगोड़ा है, तुम उसको फिर भी जाके तुर्की एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर से मिलाना चाहते, मिला दो प्राइवेटली। जरूरी है कि ऑफिशियली बता के मिलाएं? तो क्यों आया? आज पता चल गया वो क्यों आया। सोलर पैनल्स बिक रहे हैं, नॉर्दर्न साइप्रस में मैन्युफैक्चर होते हैं, इस मुल्क में इंपोर्ट होंगे। सोलर पैनल्स का 17% टैक्स निकल गया। आई थिंक अच्छा किया निकाल दिया है। आई डोंट केयर, कोई भी बेचे, अगर पाकिस्तान को बेनिफिट हो तो प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नो एथिक्स, कुछ नहीं है, नो स्टैंडर्ड्स, नो वैल्यूज, नो नॉर्म्स।
Criminal can sit in an official meeting and do a deal, and he's your son. यार हद करो यार, खुद ठीक है। इमरान साहब, इस तरह की चीजों से सिस्टम पे क्रेडिबिलिटी, लोगों का ट्रस्ट रह जाएगा क्या? देखिए समीना, बात ये है कि बड़ी ये तकलीफ दे बातें हैं जो औरिया साहब और हिलाली साहब कर रहे हैं। सच्ची बात है, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात रखेगा इस हवाले से, लेकिन एक चीज़ हमें हमारा मज़हब भी सिखाता है, उसमें बड़ी एक ज़रूरी बात है कि आप बग़ैर किसी सबूत के किसी पे बहतान भी नहीं लगा सकते। औरिया साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि डॉक्टर रिजवान इनका बड़ा अच्छा दोस्त था, मेरा अपना डॉक्टर रिजवान से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था और आज से नहीं, बहुत पुराना ताल्लुक़ था। गुजारिश ये कि क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि उसको मार दिया गया, जहर दे दिया गया, उनको ये यकीन है, उनके पास कोई सबूत है कि उसको जहर दे के मारा गया? उसी तरह मकसूद चपरासी को ये कहा जा रहा है कि जी उसको भी जहर दे दिया, या जो इतने केसेस में हैं लोग सबको अब जहर दे के मारा जा रहा है। देखिए मामला ये, मेरी गुजारिश सुन, बात ये कि ये बड़ा आसान होता है ऐसी बात कर देना कि जी उनको जहर दे दिया और मार दिया, जी उनको ख़त्म कर दिया और वो माफिया हो गया। लेकिन असल चीज़ ये है कि डॉक्टर रिजवान पे भी यही दबाव था, ज़हनी दबाव था जिसका जिक्र औरिया साहब ने किया। एक शरीफ आदमी के घर एंटी करप्शन को क्या, एक पुलिस वाला जाके नॉक कर देना दरवाज़ा, तो उसकी आधी जान उस वक्त निकल जाती है। उसको अगर ये खौफ था कि मेरे घर अगर मैं SSP या DIG हूँ तो मेरे घर आके अगर कांस्टेबल ने दरवाज़ा खटखटा दिया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तो ये प्रेशर्स हैं जो लोगों को काम करने से भी रोकते हैं और अंडर प्रेशर रखते हैं, और इसके हमने पहले भी कई एग्जांपल्स देखी हैं। हमें सिस्टम को तब्दील करना होगा। प्रोग्राम में वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, लेकिन औरिया मकबूल जान साहब, आपसे मैं एक चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी। जिस तरह से इंडिया में हमने देखा कि सरकारी सतह पर तौहीन आमेज़ कलमात अदा किए गए, नबी की, इस्लाम की शान में गुस्ताखी की गई, और उसके बाद फिर जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको भी कुचला जाता है। ये सारी चीज़ों पर आखिर मुस्लिम उम्मा का रिस्पांस क्या होना चाहिए? और एटलीस्ट मुस्लिम उम्मा में भी इस दफ़ा हमने देखा है कि कुछ जोश जागा है। हुकूमत पाकिस्तान को क्या रिस्पांस करना चाहिए? देखें, पहली बात तो यह है कि एक तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी है। आपने जंगे बदर बाद में लड़ी थी और आपने माशी मुकातिला पहले किया था। कहा था कि कुरैश मक्का का जो लश्कर आ रहा है ना, उसका रास्ता रोको। और आपको याद होगा कि लश्कर रास्ता बदल के किसी और तरफ से निकल गया था। आप बाकायदा रोज साहबा को भेजते थे, ये शाम से लश्कर है, इसको रोको। तो माशी मुकातिला, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको फौरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर ये जो ट्रेड कमिश्नर लगाए हुए थे वापस लिए जाए। और एक और अच्छी बात यह हुई है कि मैं कभी, ये मेरा एजाज होता था, लोग हमें गालियां देते थे, यार तुम्हें ज्यादा दर्द उठता है, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा तुम सगे हो, तो वो देखो मुस्लिम उम्मा कुछ नहीं करती। अब तो मुस्लिम उम्मा कर रही है। यानी आप देखिए कि इंडिया ने कतर एयरलाइन बंद कर दिया, उन्होंने कुवैत ने उन्होंने वो जो फ्लाइट थी वो बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हो। सारे चीज़ों उठा लिया लोगों ने, उनको उनकी मेजर जो है 75% इंडिया से प्रोडक्ट्स आती थी, जो खाने पीने की फूड सब आते थे। इसलिए कि वहाँ की जो पब्लिक है ना, वो बहुत चार्ज हो चुकी हुई है अपने बादशाहों के खिलाफ। अब अगर बादशाह उस पब्लिक को साथ नहीं देते तो बादशाह खुद अपने खतरे में पड़ जाते। वो हैं तो थोड़े थोड़े वहां पर, उनकी तादाद, उनका अपना कबीला तो इतना बड़ा नहीं है। पाकिस्तान को कभी हम रिएक्ट करते थे। मुझे अपना जुलूस याद है, मैं 7 साल का था, हजरत बल की दरगाह से बुए मुबारक चोरी हुआ था। मेरे वालिद मुझे पकड़ के साथ ले गए थे, हम जुमे के बाद जुलूस में थे, वालिद मेरे रोते जाते थे और दाढ़ी आंसुओं से तर थी। 3 दिन के बाद नेहरू खुद आया था रेडियो पे और उसने कहा था मैं ढूंढूंगा। और दिसंबर में ये वाक़या हुआ था 16-17 को, और 4 जनवरी को मुबारक ढूंढ लिया गया था। आज तो पाकिस्तान की बजाय इंडिया के शहरी हमसे ज़्यादा आगे जाके निकले हुए हैं। हम रैलियां कराते हैं, गले में हाथ डालते हैं, सदके या रसूलुल्लाह नारा लगा के हम घरों को आराम से सो जाते हैं। हमें बिल्कुल चैन नहीं है। इमाम मालिक ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। हारून रशीद ने पूछा कि जिस उम्मत में तौहीन रसालत हो, तो फिर फरमाया फिर उस उम्मत का इस दुनिया में रहने में कोई जवाब नहीं है, उस रहना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत को रिएक्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और उस पर रिएक्ट करना बड़ा जरूरी है, वरना सिलसिला दराज ना हो जाए। और ये मकबूल जान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।